हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं 1100 एमसीक्यू मैराथन सीरीज और ये इसका पार्ट 3 है और हमारी सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी के अंदर जो ये क्वेश्चंस हैं ये हमारे जो है यूपीएससी के अंदर जो पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट से उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। आई होप सो आप सभी लोगों ने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखिए पार्ट थ्री जो है हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 41 से। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। देखिए, ये जो आर्थिक न्याय है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर दिया गया है, ये पूछा गया है किन पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक जस्टिस आपको दिया गया है प्रियम्बल के अंदर। कहाँ पर? प्रियम्बल के अंदर। प्रियम्बल और प्लस डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दो जगहों पर आपको इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात कही गई है। अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 39A है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेट शेल बी द सेम स्टेट शेल सर्व दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है 39A के अंतर्गत, जो कि आपकी सोशल जस्टिस के बारे में बात करती है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो प्रियम्बल की, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे में प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल में जस्टिस जो है, देखिए आपको जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। तो वही टर्म्स के अंदर जो जस्टिस आता है, जस्टिस टर्म, वहाँ पर आपको किन तीन टाइप की जस्टिस देखने को मिलती है। एक सोशलिस्ट जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये तीन टाइप की जस्टिस आपको प्रियम्बल में देखने को मिलती है। और साथ में यहाँ पर आती है लिबर्टी, और लिबर्टी किसकी? थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप मतलब पूजा वगैरह करने की। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं उसकी आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। और फिर आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी में आता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। और एक टर्म और आता है यहाँ पर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी के अंदर लिखा है डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा था इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ है। तो ये आपका प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सरकार को चलाने के लिए, बेसिकली गवर्नेंस के लिए कौन सा जो पार्ट है वो यहाँ पर बात करता है। तो वो बात करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फटाफट हम देख लेते हैं इसकी बेसिक चीज़ों को जो कई बार बेसिक एग्जाम से पूछी भी जाती हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्ट कौन सा है? 3 है इसका। और आर्टिकल्स कहाँ से आते हैं? 14 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया है, यूएसएसआर रशिया से हमने लिया है। और इसके लिए जो पार्ट है दैट इज पार्ट 4th। ठीक है, पार्ट 4th ए। और आर्टिकल कौन से हैं यहाँ पर? 51 ए आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो आपके कितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मेंशन की गई हैं। और ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बाद में इसे ऐड ऑन किया गया। डीपीएसपी जो है ये आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड। और यहाँ पर जो है पार्ट है, दिस इज द पार्ट 4। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है 36 to 51। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट एक बेसिक चीज़ें हैं, एक आउटलाइन है इन चीज़ों के बारे में, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नेंस के लिए आपका कौन सा पार्ट, या बेसिकली पार्ट 4 और डीपीएसपी जो है यहाँ पर बात करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए, कई बार अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल 37 जो है ये किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आएगा। और ये क्या कहता है कि डीपीएसपी जो है ये नॉन एन्फोर्सेबल है, नॉन एन्फोर्सेबल है, मतलब इसको आप इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब किसी भी कानून के तहत आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर जो कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट टीपीएसपी के कॉन्सेप्ट्स को या उनकी लिखी हुई बातों को, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, डीपीएसपी वर्क्स और एक्ट्स एज अ गाइड फॉर, और बेसिकली गाइडेंस फॉर गवर्नेंस और गाइड फॉर द गवर्नेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यही पूछा गया है, तो दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज लेड फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, और उसके बाद मैंने जैसे ही बताया आपको कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन पढ़ने से बाद आपको सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि या रॉन्ग पूछी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। ठीक है, ओके। तो पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टू प्रिजर्व द, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अभी हमने बात करी थी, फटाफट एक बार और देख लेते हैं। देखिए चीज़ों को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप इसको चीज़ों को सुनते हैं बार बार तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, दिमाग में रट जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें गलत नहीं होंगी, और आपको बार बार रिविजन की तरीके से ये सब काम करती हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से हमने लिया है, पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, ये 3 बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर कितने आर्टिकल पॉइंट से आर्टिकल है, सॉरी हमने किसकी बात कर, सॉरी एक सेकेंड, ये हम गड़बड़ करके थोड़ा, एक सेकेंड, ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, यूएसएसआर से हमने लिया है। ठीक है, पार्ट 4A है, नॉट 4, और यहाँ पर आर्टिकल जो आता है वो 51A आता है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और ये हमने ऐड करी थी 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का, उसके तहत हमने ये ऐड करी गई थी। इसके अंदर टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये लिखा गया है, बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये भी करेक्ट है। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट, एक मिनट, नहीं एक मिनट, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, दिस विल नॉट कम, ओके। और टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट होगा। To strive towards the excellent in all sphere of individual and collective activity। ठीक है, तो 1 3 4 रहेगा, 1 3 4 दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द which of the following provision of the constitution of India have a bearing on education। अब देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, या एजुकेशन के बारे में उनके अंदर बात करी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी के अंदर जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45, ठीक है, वो मेंशन है, वो कहता है कि जो बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर है या एजुकेशन है, ठीक है, अंटिल वो अपने, मतलब यहाँ पर आप बात की अर्ली एजुकेशन मतलब 0 से 6 ईयर तक की एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, ठीक है, कंप्लीट कराई जाए। मतलब एक होता है ना बेसिक एजुकेशन, जो बच्चों को प्ले स्कूल और ये सब चीज़ों में भेजा जाता है, वो एक उसके बारे में बात करी गई है यहाँ पर। देखिए तब बना था, मतलब आज से 75 साल पहले, तो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात करी गई है इन द डीपीएसपी। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये भी आपकी संबंधित है टू प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस को। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल आपका बात करता है किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ
शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो एरियाज हैं उनको मैनेज करने के लिए बात करता है। फिर शेड्यूल, तो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में यहाँ पर खास बात मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। छठा शेड्यूल है, इसमें भी बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें भी आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इन असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, या ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 4 स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। 7th शेड्यूल, अब देखिए 7th शेड्यूल जो है ये आपका डिवीजन ऑफ सेंटर पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई एजुकेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो 1, 2 एंड 5, 1 to 5 दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो कई लोगों को ऐसा लगता हो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, ये यूपीएससी में नहीं पूछे गए हैं, है ना, बट दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द यूपीएससी। ठीक है, एंड यूपीएससी में आने के बाद ये कई सारे अदर एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछे गए हैं और रिपीटिशन होता रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कई बार होता है लोगों के मन में कि डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो कहाँ वहाँ पूछे जाएंगे, पूछे गए होंगे, है ना। तो ऐसे नहीं, आज की डेट में नहीं पूछे जा रहे, बट जो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड होता है, जो आज यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी जो आज क्वेश्चंस पूछता है, कल वो स्टेट पीसीएस पूछता है, और कल जो स्टेट पीसीएस पूछेगा, मतलब आज जो स्टेट पीसीएस पूछेगा, वो कल जो स्टेट के अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी हो गए या रेलवे हो गया या अदर एग्जाम्स जो होते हैं, तो वहाँ मतलब यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन और चेन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन वेस्ट नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है दिस टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट दिस विल रिवाइज योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स और थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। डीपीएसपी से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। ओके, सो गलत ही बताना है आपको यहाँ, सॉरी सही बताना है। द प्रिंसिपल स्पेल्स आउट द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अब हमने बात करी थी डीपीएसपी के अंदर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कहा गया है थ्रू द आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल की बात नहीं करते मैं यहाँ पर। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, और बेसिकली यहाँ पर बात कही गई है सोशल वेलफेयर के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में बात कही गई है। प्रोविजन कंटेन्स दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, जो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, 1 and 2 आर द करेक्ट वन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti defection। एंटी डिफेक्शन डायरेक्टली हम इसको आंसर करते हैं, एंटी डिफेक्शन है 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल, और ये कब ऐड हुआ था, 52nd ऑफ अमेंडमेंट, जो कि 1985 के तहत हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई एक पार्टी से अगर जो कोई जीतता है और वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी पे लगता है, तो वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, और उसकी जो मेंबरशिप है पर्टिकुलर हाउस की, वो क्या हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 51। ये 51 आर्टिकल के तहत आता है, और 51 किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन व्हिच, कॉन्स्टिट्यूशनल या एक संवैधानिक सरकार वह है जो, अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं और इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ओके, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जब गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक टर्म आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटिंग गवर्नमेंट, लिमिटिंग गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब हो गया लिमिटिंग गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि पावर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है बाय सर्टेन नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ नॉर्म्स और मतलब कुछ कानूनों और लॉज के तहत जो है वो उसकी पावर्स को क्या किया गया है, लिमिट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम बात करें
place effective restriction on the individual liberty in the interest of the state of the authority. राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव प्रतिबंधित लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। place effective restriction on the authority of the state in the interest of the individual liberty, दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या बन रही है, करेक्ट हो रही है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर ऑफ द स्टेट की हम बात करते हैं तो उसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब विशेष अधिकार है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, उसके पहले हम ये देखते हैं क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर, करेक्ट बताना है आपको क्या है। ठीक है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ये गवर्नर का एक डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल है, करेक्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, देखो मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है ना वो गवर्नर नहीं करता डायरेक्टली, वो सीएम करता है। देखिए गवर्नर उसको शपथ दिलाते हैं, बट अपॉइंटमेंट तो बेसिकली सीएम करता है जो कंसर्न स्टेट का होगा, ऑन एडवाइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आप कह सकते हैं, बट डायरेक्टली अपॉइंटमेंट यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। यहाँ पर मतलब विशेष अधिकार नहीं है कि भाई गवर्नर कहेगा तो भाई इसको होम मिनिस्टर बनाना है, इसको फलाना मिनिस्टर बनाना है, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द लेजिस्लेचर, जो राज्य का विधायिका है या विधानसभा है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब कोई भी ऐसा बिल है जो पास हो गया है विधानसभा में, गवर्नर के पास आया है कानून बनने के लिए, उसको वो रिजर्व कर सकते हैं कि भाई मैं इसको राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजना चाहता हूँ ताकि वो भी अपनी इसके पर राय रख सके, ये उसका एक विशेष अधिकार रहता है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए रूल्स बनाना तो भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका काम है, ना कि गवर्नर का। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो 1 and 3 करेक्ट है। 1 and 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन सारी बातों के साथ ना एक और डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की, वो होती है कि अगर जो कोई भी पार्टी, मतलब जब इलेक्शन हुए, नो पार्टी हैज अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, अगर जो कोई भी पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती, क्लियर मेजॉरिटी या फुल मेजॉरिटी, मतलब जैसे 50% +1 का जो आंकड़ा है वो नहीं छू पाते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उस केस में गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को, मतलब किसी भी, ऐसा नहीं कि भाई जिसके पास 2 ही सीटें उसको बोल दिया, ऐसा नहीं, बट मतलब किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है उनके विवेक के अनुसार, ठीक है, कि वो उसको बोले कि भाई आप जाइए और आप सीएम बनिए, मतलब आप सीएम का पद संभालिए, और विद इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन वो अपना एक टाइम पीरियड दे सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आप जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी मेजोरिटी साबित कीजिए, आप जाइए कोalition करिए, है ना, मतलब एक अगर गठबंधन बनाइए और गठबंधन बना के पूरी सरकार चलाइए। ठीक है, तो ये एक किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को दे सकते हैं वो, और ऐसा आपने कई स्टेट्स में देखा होगा कि रिसेंटली कई साल, पिछले कुछ सालों में हुआ है कि भाई जो मेजोरिटी पार्टी है, मतलब जिस पार्टी को नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा मिली है वो विपक्ष में रहती है, और जिस पार्टी के कम है, मतलब जैसे हम बात करें, जैसे एक गवर्नमेंट थी बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर हम बात करें एक सिंपल एग्जांपल, तो बिहार में अंदर जो आरजेडी है, आरजेडी के लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, बट आई थिंक अराउंड 90 सीट्स जो है उनको मिली थी, और जेडीयू को सम सीट्स मिली थी, और यहाँ पर बीजेपी को कुछ सीटें मिली थी। ठीक है, तो अब देखिए मेजोरिटी सीट्स तो इनको मिली, बट सरकार किसने बनाई थी, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर। ठीक है, तो इस तरीके से कोalition के लिए जो बेसिकली जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो गवर्नर को दी गई है या उसके पास देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सो 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। ओके, अब इंडियन हिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये बनी कब थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है नवंबर 1946 को। ठीक है,
और किसके तहत, अंडर द स्कीम, एक स्कीम रही थी ये स्कीम, और उस स्कीम का नाम था कैबिनेट मिशन। ये सीएम नहीं है, दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान, सीएम भी कर देता हूँ उसे, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक। और इस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 389। और इस 389 के अंदर 296 जो है वो अलॉटेड थे ब्रिटिश इंडिया को। कहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया के जो इलाके थे वहाँ से लोग चुन कर आते थे। और 93 जो सीट्स थी वो किसके लिए थी, वो थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ठीक है। अब तो मेंबर्स जो थे यहाँ पर प्रोविजंस में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन दैट कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in the manner of the application of law violates which one of the following article of the India Constitution। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल सी, आप इसको हिंदी वर्जन में पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, वह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 का। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए आर्टिकल 14 में क्या मेंशन है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ये बेसिकली एक आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन चीजें हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिलता है। आर्टिकल 28 जो है ये फ्रीडम टू अटेंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। आर्टिकल 44 यूसीसी के बारे में है। आर्टिकल 32 ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अम्बेडकर, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी पहले तो एक क्या हुआ करता था, दिस इज द राइट टू प्रॉपर्टी, ये वाला हिस्सा, ये राइट टू प्रॉपर्टी दिस वाज द अर्लियर इट वाज द लीगल राइट, सॉरी नॉट लीगल, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट था ये अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, 31 के तहत जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट इट वाज रिपील्ड, जिसे हटा दिया गया थ्रू द 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट 1978 को हुआ था और इसे हटाया गया था। और इसके साथ में मतलब इसको इस टाइम पर रिपील हुआ था 31 आर्टिकल और 19(1) F। ठीक है, ये दो आर्टिकल्स को मतलब 19 का ये वाला हिस्सा और 31 को पूरा पूरा हटा दिया गया था और इसे कर दिया गया था लीगल राइट में शामिल। ठीक है, और ये लीगल राइट जो है वो अवेलेबल टू एनी पर्सन, मतलब यहाँ पर सिटीजन और नॉन NRI इन सब के लिए नहीं है, बट कोई भी व्यक्ति अगर जो भारत, मतलब ऐसा नहीं है ना कि भाई देखो जैसे हम देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंडियंस लोग हैं वो दुबई में जाके कोई घर खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या बाहर का कोई व्यक्ति है जो भारत में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदता है ना, तो ये एक पर्सन के लिए है, नॉट द सिटीजन फॉर द पर्सन। ठीक, दिस वाज द लीगल राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इलीगल राइट बना है तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये अब बन गया है, ऐड हुआ है 300A आर्टिकल, 300A आर्टिकल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसको अब कुछ डेट्स आपको पता होनी चाहिए। अडॉप्ट हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये तो अडॉप्ट हो गया और ये इनेक्ट हुआ या इन्फोर्स हुआ या इफेक्टिव, बेसिकली आप इसे टर्म यूज करेंगे, इफेक्टिव होता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। क्लियर, और उस टाइम पर ये रन होता है या लागू होता है एज अ सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक
रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक कंट्री के रूप में ये लागू होता है। बट जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो उस टाइम पर एक अमेंडमेंट होता है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इस टाइम पर दो वर्ड्स बेसिकली, एक वर्ड था सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और दूसरा सेकुलर। ये दो वर्ड जो हैं वो भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में बेसिकली, प्रीएम्बल के अंदर ये क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐड होने के बाद एक सीक्वेंस बनता है। देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, नहीं सॉरी सॉरी, सोशलिस्ट नहीं है वो, एक सेकेंड से, सोशलिस्ट नहीं, सोवरन, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, एग्जाम में कई बार, ये एग्जाम में मैंने कई एग्जाम्स में देखा है कि ये पर्टिकुलर लाइंस है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी किस सीक्वेंस में है, किस किस कौन सी चीज़ें नहीं है उसके अंदर, है ना। तो कुछ और वर्ड डाल देगा, जैसे इंटीग्रिटी डाल देगा, यूनिटी डाल देगा, तो बताना होगा आपको कौन सी चीज़ें हैं, या सीक्वेंस पूछेगा तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेट्स पूछा गया था 1950 के अराउंड, तो यहाँ पर सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेटस था, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग in the Indian polity is an essential feature that indicates that a federal in character। देखिए फेडरल कैरेक्टर के लिए कौन सा चीज़ है यहाँ पर, तो फेडरल कैरेक्टर के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और बेसिकली जुडिशरी जो है, जुडिशरी जो जुडिशरी है, ये कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितनी भी छोटी छोटी न्यायपालिकाएं हैं, हाई कोर्ट्स हैं, दीज कम्स अंडर द बेसिकली ब्रांचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसी की सह पार्ट है बेसिकली। और सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली गठन हुआ था, ये इसका मेन जो पर्पस था, आज की डेट में तो बहुत सारे काम करती है, तो मेन पर्पस जो था इसका था कि भाई जो रिजॉल्व करना, किसको रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट्स को। किस टाइप के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है किसी भी चीज़ को लेके, उसको हल करना, उसको निपटारा करना, ये इसका भी एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता था जब इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। राज्य को डिफाइन करने के लिए जो बेस्ट टर्म है वो कौन सा है इनमें से। तो एक बेसिकली डेफिनेशन पॉइंट पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें जो है, जो बेस्ट डिफाइन करेगा वो क्या है यहाँ पर, दैट इज द a community of a person permanently occupying a definite territory independent of external control and possess an organized government। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन, तो 56 के अंदर आपसे पूछा गया है, 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। देखिए जब 9th शेड्यूल ऐड हुआ था तब कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, तो इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और देखिए आपको ये भी पता होगा कि 9th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1951 में हुआ था, मतलब जब संविधान लागू हुआ था उसके अगले साल ये ऐड हो गया था, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअली 9th शेड्यूल के अंदर कुछ लिस्टिंग की गई है, ठीक है। लिस्टिंग मतलब कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं, लिस्ट बना दी गई है, बेसिकली एक सेंटर की लिस्ट हो गई, एक स्टेट की लिस्ट हो गई। अब यहाँ पर कुछ लॉज को मतलब जो सेंटर ने या स्टेट ने बनाए हैं उनको कहाँ घुसेड़ दिया गया, डाल दिया गया 9th शेड्यूल के अंदर। अब 9th शेड्यूल में डालने का क्या होगा, यहाँ पर एक वो रखा गया कि एक टर्म्स कंडीशन रखी गई कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल के अंदर आएंगे दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, चैलेंज्ड इन कोर्ट, कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लेकर, ठीक है। वैसे आमतौर पर क्या होता है कि भाई अगर जो पार्लियामेंट ने या किसी लेजिस्लेचर ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, कानून बनाया, तो उसको आपको नहीं है, मतलब आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, गड़बड़ है, उसमें चेंजेस होने चाहिए, हटा देना चाहिए, तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर यह कहा गया कि भाई जो भी इस सेक्शन के अंदर या शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा
तो उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। दिस वॉज क्रिएटेड है, ठीक। और इसके लिए क्रिएशन हुआ था आर्टिकल 31A का। 31A तो था ही, प्लस साथ में 31B यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइंड ऑफ द मेकर्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है इन द प्रियम्बल में। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। प्रियम्बल, दिस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, जिसे ड्राफ्ट और मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, और इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी, जैसे भी हमने बात करी थी। 42nd अमेंडमेंट जो थी 1976, उसके तहत जो है सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को जो है यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। अब ये जो एक केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो केस था बेरूबेरी केस, ठीक है। बेरूबेरी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो सर्व करता है एज अ की टू ओपन माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। राइट टू वोट जो है वो किस टाइप का वोटिंग अधिकार है? बेसिकली दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए, राइट टू वोट के बारे में आपको आर्टिकल एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ समहाउ रिलेटेड विद 325 के अंदर देखने को मिलेगा। 326 जो है वो आर्टिकल 326, ये आपको इलेक्शन ऑफ एमपीज, ये इलेक्शन ऑफ एमपी, ठीक है, एमपीज ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एमपीज और एमएलएस की हम बात करें यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब हो गया जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। अब देखिए, ये एज 18 साल नहीं हुआ करती थी, ये पहले होती थी 21 साल। 21 ईयर की एज को जो बच्चे आई मीन लोग होते थे, तो वो लोग वोट दे सकते थे। बट इसे 61st अमेंडमेंट जब हुई थी, तो उसमें ये वोटिंग एज जो है वो 21 से लेके 18 साल रिड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। तो दिस वॉज दैट। और यहाँ पर जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक आर्टिकल आपको कतई नहीं भूलना है, वो है आर्टिकल 324। ये अक्सर पूछा जाता है, दिस रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, उसके डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में बात करता है, ठीक है। उसकी स्थापना होनी चाहिए, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? शोषण के अधिकार के विरुद्ध की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, दो आर्टिकल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है। एक होगा आपका आर्टिकल नंबर 23 और एक होगा 24, ठीक है। 23 जो आर्टिकल होगा वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होगा। अब कीवर्ड्स को पकड़िए सबके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, इस तरीके की जो टर्म्स है वो यूज़ की गई हैं आर्टिकल 23 के अंदर। आर्टिकल 24 के अंदर मैंशनड है कि प्रोहिबिट करना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर, 14 साल के बच्चों से छोटे जो बच्चे हैं उनको हजारियस फैक्ट्रीज के अंदर, जो केमिकल फैक्ट्रीज या जहाँ पर गैस निकलती है, कोयला होता है, इस तरीके की जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर उनको हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, वहाँ पर उनको नहीं काम करवाना है, इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है। दो आर्टिकल्स हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये आपका आता है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। Abolition of untouchability, this comes under the article 17, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, ये आता है आपको 29 आर्टिकल के अंतर्गत। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फोर्स फैक्ट्रीज और माइंस के अंदर, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी हैं? दिस आर कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का, द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल
एंड 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेड आर मेड इन ऑर्डर टू, ये किसके लिए बनाई गई हैं? ठीक है, ये बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 244 का फर्स्ट पार्ट। ये कहता है कि कोई एरिया है, उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, या मतलब एरिया हो गया या जिला हो गया या पूरा स्टेट हो गया, मतलब एक जो पर्टिकुलर एरिया है उसको राष्ट्रपति जो है वो कह सकते हैं कि भाई डिक्लेयर कर सकते हैं बाय द ऑर्डर कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया हो सकता है, या वैसे होता है ना एक जिले का एक पर्टिकुलर तहसील हो गई या कोई पर्टिकुलर गांव हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर उनकी पॉपुलेशन जो है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की रहती है। अब यहाँ पर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की बात करी गई है ना। ठीक है, तो 5th शेड्यूल आपका प्रोविजंस के बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड एरियाज और उनके प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कम्युनिटीज, पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज के। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।